हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसको कि हम शॉर्ट में इफी भी बोलते हैं। क्यों हम इसका यूज़ करते हैं और कैसे हम इफी क्रिएट करते हैं। अगर आपको ऑलरेडी पता है इफी क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, तभी आप इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं 15 अलग अलग तरीके बताऊंगा जिसका यूज़ करके हम इफी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग होगा ये वीडियो। चलो अपने स्क्रीन पे आते हैं और पहले समझते हैं इफी क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। ये मैंने यहाँ पे लिखा है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, ये पूरा फुल फॉर्म होता है इसका। अब इसका क्या मतलब है? एक ऐसा फंक्शन जिसको इमीडिएटली इन्वोक कर दिया गया हो। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूं, मान लो मैं इसका नाम दे देता हूं ए, और इसके अंदर मैं कंसोल लॉग कर देता हूं कुछ भी, हाय या हेलो, ऐसा कुछ भी कंसोल लॉग कर देता हूं और इसको कॉल कर देता हूं। बहुत लोग सोचेंगे कि ये एक इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन है, लेकिन ये इफी नहीं है, क्योंकि इसमें केवल इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन नहीं है, यहाँ पे एक्सप्रेशन भी है। तो एक्सप्रेशन वो होता है जिसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, जबकि हम इस पूरे चीज को एक वेरिएबल में नहीं स्टोर कर सकते हैं। हम केवल इतने पार्ट को स्टोर कर पाएंगे, हम केवल इतने को स्टोर कर पाएंगे, हम ये पूरा का पूरा नहीं स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया, ये अलग एक तरह से दो अलग अलग स्टेटमेंट हो गए। ये एक फंक्शन स्टेटमेंट हो गया और ये इसको हम एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, लेकिन ये दो अलग अलग चीजें हैं। हमें एक एक्सप्रेशन बनाना है, तो एक ऐसा फंक्शन जिसको हम तुरंत कॉल कर दें। ये तुरंत तो कॉल हो रहा है, लेकिन ये इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा, इसको हम इफी नहीं बोल सकते हैं। तो इफी किसको बोलेंगे? इफी बोलने के लिए हमें इसको कुछ इस तरह से इमीडिएटली कॉल करना होगा, और जब इस तरह से करते हैं हम, तो यहाँ पे हमें वेरिएबल नाम देने की भी जरूरत नहीं होती है, इसको हमने रिमूव कर दिया। अब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और ये रन भी करेगा। ये मैं सेव कर दिया मैंने, ये देखो ये रन कर रहा है, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सेमीकोलन आ गया है। ये इसलिए आ गया, मैंने जैसे सेव किया, मैं एक बार इसको हटा के कंट्रोल एस जैसे करता हूँ, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये इफी के आगे लगा देते हैं, क्योंकि आगे मान लो कोई भी एक्सप्रेशन हो, मान लो कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 5, ये है। तो ये यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आके देखेंगे तो ये देखो ये एरर आ रहा है। ये बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे ये समझ रहा है कि 5 एक फंक्शन है जिसको कुछ इस तरह से कॉल किया गया। ये पैरेंथेसिस और ये पैरेंथेसिस वो समझ रहा है कि 5 को कॉल किया जा रहा है। अगर यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे तो कोई एरर नहीं आएगी। तो ये एक डिफेंसिव अप्रोच होती है कि मान लो कि आगे वाली लाइन में कोई सेमीकोलन न लगा हो, तो ये ऑटोमेटिकली प्रिटियर यहाँ पे लगा देता है, ये यहाँ पे सेमीकोलन। लेकिन अगर हमारे इस फाइल में कुछ भी नहीं है तो हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका इफी लिखने का, और ये सबसे सिंपल तरीका है। ठीक है, ये बहुत ही लोग यूज करते हैं। ये एक तरीका हो गया। और इसका यूज कब करते हैं, पहले इसका हम यूज भी समझ लेते हैं, उसके बाद हम अलग अलग तरीके देखेंगे कैसे हम इसको अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इफी का प्रैक्टिकल यूज समझने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कोड लिख दिया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर h1 किया, उसको h1 नाम के वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया है। सेम मैंने पैराग्राफ टैग के साथ किया है, और मैंने एक नम वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर मैंने 20 स्टोर कर दिया है। और फिर यहाँ पे मैंने h1 की स्टाइल, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके पिंक कर दिया है, कलर ब्लैक कर दिया है, और p का इनर टेक्स्ट सेट कर दिया है ये नम। बस इतना छोटा सा, बहुत ही बस ऐसे ही मैंने बना दिया है। इसका कोई काम नहीं है, बस ऐसे ही मैंने समझाने के लिए बना दिया है। तो अब इससे क्या होता है कि जैसे आप अगर जावास्क्रिप्ट के साथ जब काम करते हैं तो आप देखते होंगे कि हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर करते करते कितना लंबा लिस्ट हो जाता है, लगभग 20-25 ऐसे ही वेरिएबल्स बन जाते हैं, और भी तमाम ग्लोबल वेरिएबल्स बन जाते हैं। और हमें पता होता है कि हमने पढ़ा है कि हम ग्लोबल स्पेस को पोल्यूट नहीं करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे ग्लोबल स्कोप में फालतू के वेरिएबल्स आएँ। तो यहाँ पे अगर हम आके देखें तो h1 नाम का वेरिएबल है, ये p नाम का वेरिएबल है, नम नाम से वेरिएबल है। तो ये सारे वेरिएबल्स हमारे ग्लोबल स्कोप को पोल्यूट कर रहे हैं। अब ये ग्लोबल स्कोप को पोल्यूट करने से दिक्कत क्या होती है, मान लो कोई और लाइब्रेरी है, मान लो हम कोई लाइब्रेरी jQuery या कोई भी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, वहां पे नम नाम से वेरिएबल है, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो दिक्कत करेगा। ठीक है, तो जब हम लाइब्रेरी यूज करते हैं तो अलग अलग वेरिएबल्स, अगर हमारे वेरिएबल और उस लाइब्रेरी का वेरिएबल का नाम सेम हो जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट करता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको एक इफी के अंदर रैप कर देते हैं। हम क्या करेंगे, इसको एक हम इफी बनाएंगे। कैसे? हम ऐसे लिखेंगे फंक्शन, और इस तरह से हम इसके अंदर रैप करके, और इसको हम इस तरह से कॉल कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये हमारा काम भी हो जाएगा। देखो हमारा ये जो भी काम हो रहा था, इसका इनर टेक्स्ट भी सेट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है,
लेकिन ग्लोबली कोई वेरिएबल अवेलेबल नहीं है, ग्लोबल स्कोप कोई भी पोल्यूट नहीं हुआ है ना, तो ये एकदम सही है। तो इस पर्टिकुलर रीजन के लिए हम अपने फाइल्स में इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन यूज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें उस फंक्शन को दोबारा से यूज करने की जरूरत नहीं है, तो हम नेम्ड फंक्शन नहीं इसको क्रिएट करते हैं, नहीं तो फालतू में मेमोरी में वो पड़ा रहेगा। ये बनेगा फंक्शन, एग्जीक्यूट होगा, फिर ये मेमोरी से चला जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया। इस तरह से हम एक इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और जो लाइब्रेरीज होती हैं, लाइब्रेरीज भी कुछ इसी तरह से बिहाइंड द सीन्स इंप्लीमेंटेड होती हैं ताकि यूजर के कोड से कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो जैसे jQuery लाइब्रेरी है, वो भी बिहाइंड द सीन्स जितने वेरिएबल्स की जरूरत है एक्सपोर्ट करने की या ग्लोबली अवेलेबल करवाने की, वही वेरिएबल्स को बाहर रखते हैं, बाकी सारे वेरिएबल्स को सब इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन के अंदर रख दिया जाता है ताकि हमारा ग्लोबल स्कोप बचा रहे, फालतू में पोल्यूट ना हो। तो ये हो गया इसका रियल एग्जांपल। एक और रियल एग्जांपल देख लेते हैं। हम इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन में यहाँ पे एसिंक भी यूज कर सकते हैं। अगर मान लो हमें एसिंक अवेट यूज करना है, कोई भी डेटा फेचिंग करनी है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल मैं यहाँ पे रिएक्ट के अंदर दिखा देता हूँ। यहाँ पे रिएक्ट के अंदर हमारा एक एप्लीकेशन है, मैंने यहाँ पे रन कर रखी है, एक वीट एप्लीकेशन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिंपल बाय डिफॉल्ट जो वीट का एप्लीकेशन होता है वो यहाँ पे मैंने रन करवाया है। और मैं यहाँ पे डेटा फेच कर रहा हूँ। ये है हमारी एपीआई, जिसका जेसॉन प्लेस होल्डर एपीआई है, जिसका यूज करके मैं डेटा फेच कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं .then यूज कर रहा हूँ। मान लो ये हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन, वहां पे सब जगह पे एसिंक अवेट यूज हुआ है, और यहाँ पे हम भी एसिंक अवेट यूज करना चाहते हैं, .then नहीं यूज करना चाहते हैं। तो आप सोचेंगे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एसिंक लिख दें तो ये देखो वार्निंग दे रहा है और ये गड़बड़ है, ये सही नहीं है। हम यहाँ पे अगर आ जाएंगे तो ये देखो, ये हमारी एप्लीकेशन ही क्रैश हो गई। हमने एसिंक यहाँ पे देखो, डिस्ट्रॉय इज नॉट अ फंक्शन, ये देखो तमाम, ये कुल मिला के ये देखो ये बता रहा है यूज इफेक्ट मस्ट नॉट रिटर्न एनीथिंग बिसाइड्स ए फंक्शन। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि यूज इफेक्ट जो है वो एक फंक्शन के अलावा और कुछ भी नहीं रिटर्न करना चाहिए। तो हम यहाँ पे एसिंक नहीं यूज कर सकते हैं। अब आप ही फिगर आउट करके बताना, आप ये सोचना कि हमने तो यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं किया, तो ऐसा क्यों हो गया। तो मैं बता देता हूँ, जब भी हम एसिंक फंक्शन क्रिएट करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट वो प्रॉमिस रिटर्न करता है, और जो यूज इफेक्ट है ना, उसको रिटर्न करना चाहिए एक फंक्शन, एक नॉर्मल फंक्शन, जबकि यहाँ से प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है। तो ये समस्या होती है, हम यहाँ पे एसिंक नहीं लगा सकते। तो आप कहाँ पे लगा सकते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं Ctrl+Z करके और भी दिखा दूं, तो ये यहाँ पे और भी लिखा है, इट लुक्स लाइक यू रोट एसिंक, यहाँ पे एसिंक फंक्शन इनसाइड दिस, इंस्टेड राइट ए एसिंक फंक्शन इनसाइड यूज इफेक्ट। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये तुम यहाँ पे डायरेक्टली मत लिखो, इधर बोल रहा है कि तुम अलग से एक एसिंक फंक्शन यूज इफेक्ट के अंदर बनाओ। तो अब हम यहाँ पे इसके अंदर एक अलग से एसिंक फंक्शन बनाएंगे। अब हम नॉर्मली चाहें तो इस तरह से फंक्शन बना सकते हैं, फंक्शन कॉल एपीआई इस नाम से फंक्शन बना सकते हैं। इसको एसिंक हम बना सकते हैं ऐसे, एसिंक, यहां से एसिंक हटा देंगे, ये हो गया कॉल एपीआई। अब हम इसको कॉल कर लेंगे, कुछ इस तरह से हम कॉल कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे फिर अवेट यूज कर सकते हैं, सब कुछ यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अवेट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें ये हम जो यहाँ पे नाम दे रहे हैं और इसको अलग से कॉल कर रहे हैं, इसको हम इफी का यूज करके थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। ये एसिंक हमने बना दिया फंक्शन, और हम इसको पैरेंथेसिस में रैप करके इमीडिएटली इस तरह से कॉल कर सकते हैं। ये हो गया, यहाँ से इसको हटा देते हैं, एक सेकेंड, ये क्या, ये अननेसेसरी सेमी कॉलन बोल रहा है, ये प्रेटियर यहाँ पे दे रहा है और ESLint दूसरा एरर दे रहा है, उसको इग्नोर कर सकते हैं हम। ये यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने अवेट यूज कर लिया, अब यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा, और डेटा यहाँ पे मिल जाएगा response.json, और हम कंसोल लॉग कर देंगे डेटा। तो एक दूसरा तरीका होगा कि हम रिएक्ट के अंदर कैसे ये चीज करते हैं। यहाँ पे अगर हम आके रिफ्रेश करेंगे तो ये एकदम सही चल रहा है। ये एक मिनट, प्रॉमिस यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अवेट फेच, यहाँ पे हमें अवेट करना है, तो अभी हमें एक्चुअल डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखो, ये एकदम जैसे पहले काम कर रहा था देन का यूज करके, वैसे ही एसिंक अवेट का यूज करके काम कर रहा है। अब इस केस में हमने एक एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं बनाया। ठीक है, यहाँ पे प्रेटियर की सेटिंग को हमें चेंज करना होगा, प्रेटियर
और ESLint का यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये प्रिटियर और ESLint प्रॉपरली यहाँ पे सेटअप नहीं है, इसीलिए। बाकी कोड वाइज कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो इस तरह से हम यूज इफेक्ट के अंदर यूज करते हैं, ये एक्चुअल प्रोडक्शन में इस तरह से हम कोड लिखते हैं जब भी हमें यूज इफेक्ट के अंदर डेटा कॉल करना होता है। तो ये हो गया एक दूसरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे कि जहाँ पे हम यूज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अलग अलग तरीके जिसका यूज करके हम ये इफी क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तरीका ये हो गया, एक तरीका अभी इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा कोड, मैं इसको रिमूव करके मैं बस कंसोल लॉग कर देता हूँ इफी, ये मैंने कर दिया। और दूसरा तरीका है, हम क्या कर सकते हैं, ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे सेमीकोलन हम लगा सकते हैं, यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे सेमीकोलन लगा सकते हैं। ये ऑटोमेटिक प्रिटियर यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दे रहा है, कोई बात नहीं, उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो भी ये काम करेगा। देखो मैंने ये पहला तरीका कमेंट आउट कर दिया। दूसरा तरीका अगर हम चेक करेंगे, ये वीट वाला सर्वर मैं क्लोज कर देता हूँ और ये वीट वाला जो मैंने प्रोजेक्ट खोल रखा है इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि इसका एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। ये हो गया, ठीक है। तो देखो ये वाला भी काम कर रहा है, हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये भी एक वैलिड सिंटैक्स है। ये इतना तो ठीक है। अब यहाँ पे हम एरो फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। एक दूसरा तरीका हो गया। यहाँ तीसरा तरीका यह है कि हम यहाँ पे एरो फंक्शन यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और एरो फंक्शन के केस में हमें इसको बाहर लिखना पड़ेगा, इसको अंदर नहीं लिख सकते हम। ये हो गया। तो ये तीसरा तरीका होगा जिसका यूज करके हमने एक इफी क्रिएट कर लिया। अब जो आगे ये तरीका हो सकता है आपको ऑलरेडी पता रहा होगा, ठीक है। अब आगे तरीका जो आएगा वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग तरीका है। जो नेक्स्ट तरीका है उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन ऐसे क्रिएट करेंगे। फंक्शन कर दिया हमने, कंसोल लॉग कर दिया इफी, ये मैं कॉपी कर लेता हूं, ये हो गया। और हम यहाँ पे इसको कॉल कर देंगे। तो अभी ये इनवैलिड है, लेकिन इसके आगे अगर हम प्लस लगा देते हैं तो ये देखो ये वैलिड हो गया और ये चलेगा। यहाँ पे देखो ये चल रहा है। मैं दूसरा तरीका दिखाता हूँ, मैं इसको डुप्लीकेट करके कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर हम माइनस लगा देंगे तो भी ये चलेगा। अब आप ये सोच रहे हो कि ये प्लस माइनस लगा के कैसे चल रहा है, और उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा रूल समझना पड़ेगा। वो है कि जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है वो फंक्शन कीवर्ड को कैसे ट्रीट करता है। तो जब भी, जैसे मैंने यहाँ से माइनस हटा दिया तो ये सिंटैक्स एरर देगा। यहाँ पे भी एरर दे रहा है सिंटैक्स VS कोड के अंदर, यहाँ पे भी ये सिंटैक्स एरर देगा। तो जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है वो फंक्शन कीवर्ड को जब भी देखता है तब वो सोचता है कि ये एक फंक्शन डिक्लेरेशन होगा, यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया जाएगा। और फंक्शन डिक्लेरेशन अपने आप में एक स्टेटमेंट होता है, और यहाँ पर एक वैलिड स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए हमें इस फंक्शन को कोई नाम देना पड़ेगा। और जब हमने एक फंक्शन नाम दे दिया तो एक फंक्शन डिक्लेरेशन बन गया। अब इसको हम इस तरह से कॉल भी नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली ये फंक्शन जो कीवर्ड है वो जावास्क्रिप्ट का इंजन इस तरह से हैंडल करता है कि जैसे ही वो फंक्शन वाला कीवर्ड देखेगा वो सोचेगा कि एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा जा रहा है, फंक्शन डिक्लेरेशन लिखा जा रहा है। अब उसके लिए वो नाम ढूंढता है। अगर मान लो हम नाम नहीं देते हैं तो भी ये एरर देगा, तो ये सिंटैक्स एरर देगा। यहाँ पे देखो ये सिंटैक्स एरर दे रहा है। तो इसको अगर हम चाहें तो हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, const a इक्वल टू, तो इस तरह से हम स्टोर कर सकते हैं और ये कोई दिक्कत नहीं देगा यहाँ पे, क्योंकि अब हमने इसको एक एक्सप्रेशन बना दिया। हमने एक एक्सप्रेशन बना के इसके अंदर स्टोर कर दिया है। ये डिफरेंस होता है एक फंक्शन एक्सप्रेशन और एक फंक्शन डिक्लेरेशन में। ये मैंने जावास्क्रिप्ट के फंक्शन वाले वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने फंक्शन को एक एक्सप्रेशन बना दिया। तो वो कोई भी कोड जो कि इस फंक्शन को एक एक्सप्रेशन बना दे तब हम इसको कॉल कर पाएंगे। ऐसे देखो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कॉल कर दिया। इस तरह से अभी आपने कभी कोड नहीं लिखा होगा। तो ये एक तीसरा तरीका हो गया जिसका यूज करके हम एक ये देखो यहाँ पे एक हमने इफी क्रिएट कर लिया। हमने वेरिएबल में बस केवल स्टोर किया, लेकिन हमने फंक्शन को स्टोर करवाते टाइम ही ये रन करवा दिया। तो जब हम यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं, मैं इसको हटा देता हूं, कमेंट आउट कर देता हूं। जब भी हम यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं तो ये पूरा का पूरा चीज एज एन एक्सप्रेशन इवेल्युएट हो जाता है। ये जो जावास्क्रिप्ट है इसको ट्रीट करता है एज एन एक्सप्रेशन। उसको मतलब यहाँ पे जो भी रिटर्न वैल्यू आएगी उसको ये
प्लस ऑपरेटर का यूज करके इंक्रीज करने की कोशिश करेगा बेसिकली। तो ये एज एन एक्सप्रेशन अब यहाँ पे ट्रीट हो रहा है। अब जब ये एज ए एक्सप्रेशन ट्रीट होता है तब ये कोई एरर नहीं देता, कोई सिंटैक्टिकल एरर नहीं देता है और ये वैलिड जावास्क्रिप्ट बन जाता है। तो उसी कारण से ये भी एक वैलिड इफी है, इसको भी हम एक वैलिड इफी बोल सकते हैं। एक कोई भी वेरिएबल बना के, एक फंक्शन बना के उसको स्टोर कर लो, लेकिन सेंस नहीं बनता है क्योंकि हम इसको दोबारा से तो कॉल नहीं करने वाले हैं, तो इसीलिए वेरिएबल में स्टोर नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी ये एक इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन का तरीका है, एक वैलिड तरीका है, क्योंकि हम इसको सीधा एक वेरिएबल में स्टोर कर पा रहे हैं। इसको भी अगर हम चाहें तो एक वेरिएबल में स्टोर कर पाएंगे। अगर हम पे कोई भी वेरिएबल बनाए तो उसमें स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है, इसके नाम में ही एक्सप्रेशन है, तो हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर पाते हैं। जो भी एक्सप्रेशन होता है उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है। तो ये हो गया 1 2 3 4, ये 4 हो गया, और एक माइनस वाला था, यहाँ पे एक माइनस वाला मैं कर देता हूं, ये 5 हो गया, ठीक है। और ये भी एक तरीका, ये 6 हो गया, टोटल 6 तरीके हो गए हैं। अभी और तरीका देखते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पे हम नॉट ऑपरेटर लगा देंगे तो भी ये वैलिड है। देखो ये वैलिड है और चल रहा है। और भी मैं दिखाता हूं आपको, यहां पे हम बिटवाइज ऑपरेटर लगा सकते हैं। ये जो होता है ये बिटवाइज ऑपरेटर होता है, इसके बारे में आप अलग से पढ़ सकते हैं, ये अपने आप में एक अलग वीडियो डिजर्व करता है। बेसिकली ये बिट्स पे काम करता है, बिट्स को फ्लिप करता है ये। तो ये बिटवाइज ऑपरेटर है और ये भी काम कर रहा है, सही है। और भी तरीका देखते हैं, यहां पे अगर हम वॉइड लिख देते हैं तो भी ये काम कर रहा है। अब ये वॉइड कीवर्ड अपने आप में एक अलग वीडियो डिजर्व करता है, इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन नहीं किया है किसी वीडियो में, मे बी इन फ्यूचर इसको हम देख लेंगे वॉइड कीवर्ड कैसे काम करता है। तो बेसिकली वॉइड कीवर्ड जब हम लगा देते हैं तब भी ये आगे वाला एज एन एक्सप्रेशन ये ट्रीट होता है, ठीक है। तो ये वॉइड कीवर्ड के साथ हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, और हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज करके एक इफी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम आके देखें तो ये चल रहा है, सही है, काम कर रहा है। टोटल देख लेते हैं कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तरीके हो गए। अभी 5 तरीके और बाकी हैं। एक तरीका जो है वो इससे सिमिलर है काफ़ी, तो मैं इस कोड को डुप्लीकेट करके इसी के आसपास मैं लिख देता हूँ। इसमें जैसे कि हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाया है, हम इसके पास भी ये जो फंक्शन है ना, इसको खुद को एक पैरेंथेसिस में रख सकते हैं। तो ये एक और अलग तरीका है, बस वैसे ही सिमिलर है, बस इसको हमने एक पैरेंथेसिस में रख दिया है, फंक्शन को खुद को पैरेंथेसिस में रख दिया है, फिर उसको कॉल किया है। तो एक 11 तरीका हो गया, मतलब 11 वेज हो गए यहाँ पे। और फिर और क्या होता है, और हम देखो कोई भी चीज जो कि इसको एक एक्सप्रेशन बना दे, जो भी इसको इस फंक्शन को एक एक्सप्रेशन बना देगा वो एक वैलिड इफी क्रिएट कर देगा। तो ये न्यू कीवर्ड भी इसको एक एक्सप्रेशन बना रहा है। अब और हम कैसे इसको एक्सप्रेशन बना सकते हैं, एंड और ऑपरेटर यूज करके। जैसे कि हम ऐसा कर सकते हैं, ट्रू और डबल एंड। ये देखो ये भी एक इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन है, ये भी इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन है और ये काम कर रहा है, ये देखो सही है। अब हम ऐसे ही फॉल्स का यूज करके कर सकते हैं। यहाँ पे फॉल्स के साथ साथ और ऑपरेटर यहाँ पे लगाना पड़ेगा तब चलेगा, नहीं तो ये नहीं चलेगा। अगर फॉल्स के साथ एंड ऑपरेटर लगाए तो आगे नहीं जाएगा, यहाँ पे हमें और ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो ये देखो ये भी एक इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन है। अब ये अतरंगी तरीके हैं, इसको हम यूज नहीं करते हैं, बस आपको बताने के लिए कि ये किस तरह से एक इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन बनता है। बेसिकली जो भी कोड का पीस, जो भी पीस ऑफ कोड इस चीज को एक एक्सप्रेशन में बदल देगा वो एक वैलिड इफी क्रिएट कर देगा। तो मैं आपको अलग अलग पॉसिबिलिटीज दिखा रहा हूं कैसे हम इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और फिर कैसे हम एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके। तो हम ऐसा यूज कर सकते हैं, ट्रू, अगर ये ट्रू है तो ऐसा कुछ, नहीं तो कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे और ये काम करेगा। देखो ये भी एक वैलिड इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन है। तो ये हो गया। अब एक और तरीका हम ट्राई कैच का यूज करके कर सकते हैं। ट्राई
हम ये अपना फंक्शन यहाँ पे डाल सकते हैं, फंक्शन इधर डाल दिया, इसको अनकमेंट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसके अंदर हम थ्रो कर देंगे, यहाँ पे थ्रो कर देंगे, और यहाँ पे हम कैच कर लेंगे एरर को, जो हमारी एरर है वो एरर हमारा क्या होगा, यही फंक्शन होगा, और फिर हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो ये भी एक ई इज नॉट अ फंक्शन। ओके, यहाँ पे हमें इस फंक्शन को इस तरह से थ्रो करना है, नॉर्मल फंक्शन इस तरह से थ्रो करना है। तो ये भी एक इफ ही हम बोल सकते हैं, है ना। लेकिन इसको हम चाहे बोलें या ना बोल, मतलब नहीं भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसको हम अगर चाहें तो इस पूरी चीज़ को एक वेरिएबल में नहीं स्टोर कर सकते, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है। लेकिन इस तरह से भी हम, अगर हमें इसकी वैल्यू को स्टोर नहीं करवाना चाहते हैं, तो हम इस तरह से भी एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक अलग तरीका हो गया। और क्या तरीका, अब देखते हैं कितना हो गया तरीका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए, 15 तरीके हो गए। और भी आप चाहें तो खुद से नए नए तरीके बना सकते हैं। बेसिकली कोई भी कोड, ये तो एक वैलिड तरीका नहीं है, 14 तरीका हम मानते हैं कि 14 वेज वैलिड रहेंगे। ये एक इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन बोल सकते हैं, लेकिन इसको एक्सप्रेशन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसको हम एक वेरिएबल में नहीं स्टोर कर पाएंगे। लेकिन फिर भी एक है, ये हम इस तरह से बिना नाम दिए कॉल कर सकते हैं फंक्शन को। तो इतने तरीकों से हम इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन बना सकते हैं, इतने 14 तरीकों से। मैंने स्टार्टिंग में बोला था 15 तरीकों से, लेकिन ये 14 तरीके हैं जिससे हम एक फंक्शन एक्सप्रेशन बना सकते हैं। और आप चाहें तो आप खुद से भी नए तरीके डिस्कवर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, और ऑपरेटर यूज करके कोई भी कोई भी ऐसा जो कोड है, कोई भी ऐसा कोड जो कि इस पर्टिकुलर पार्ट को एक एक्सप्रेशन बना देगा, ये पूरे के पूरे कोड को एक एक्सप्रेशन बना देगा, वो एक वैलिड एक्सप्रेशन क्रिएट कर देगा, है ना। तो ऐसे ही हम अलग अलग तरीकों से इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। और जो मेनली कॉमन यूज तरीके हैं वो यही 2-3 तरीके हैं, स्टार्टिंग के ये 2 तरीके और ये तरीका, बस यही मेनली 2-3 तरीके होते हैं जिसका यूज़ करके हम इफ़ी क्रिएट करते हैं। और मैंने ये भी बता दिया कि क्यों हम यूज़ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।